नमस्कार दोस्तों, आदाब। मैं अफरोज रिजवी तरुण मित्र में आपका स्वागत है। खैर मकदम है। पेश है देश और दुनिया के हालात पर उर्दू अखबारों के तबसरे। उर्दू अखबारों ने यूँ तो बहुत सारे देश विदेश के मसलों पर चर्चा की है, लेकिन इनमें कुछ खास, जैसे पाकिस्तान में दहशतगर्दाना हमला हुआ है, और ईरान इराक को लेकर के डोनाल्ड ट्रंप की और उनकी बातचीत में क्या हो रहा है, आगे क्या होगा इस पर। और इसी तरह से देश के भीतर लोकसभा में, पार्लियामेंट में जिस तरह से सत्ता पक्ष और विपक्ष को लेकर के आपसी टकराव चल रहा है और उसका कोई हल नहीं निकल रहा है, उस पर अखबारों की राय, और आसाम के चीफ मिनिस्टर की अक़लियत दुश्मनी यानी अल्पसंख्यकों के खिलाफ उनके नज़रियों पर अखबारों ने काफ़ी तफसील से रोशनी डाली है। तो पेश है पाकिस्तान में आतंकी हमले को लेकर के अखबारों की नज़रिए। उर्दू अखबारों ने इस मसले को लेकर के काफ़ी अफसोसनाक वाक़या करार दिया है और कहा है कि जिस तरीके से पाकिस्तान में बुज़दिलाना हमला कराया गया है और 31 लोग मरे हैं, कई घर और ख़ानदान के लोग के बच्चे मारे गए, लोग मारे गए हैं, बहुत अफसोसनाक है और इसे पाकिस्तान सरकार की सबसे बड़ी नाकामी करार दिया है और कहा है कि कराची की उस जगह पर ये वाक़या पेश आया है जहाँ पर कि मस्जिद में लोग नमाज़ पढ़ रहे थे और नमाज़ पढ़ने के दौरान उन पर ये बुज़दिलाना हमला किया गया, और जिसमें कि 33 लोग मारे गए, 150 से ज़्यादा लोग जख्मी हो गए। इस वाक़े के बाद जिस ये खुदकुश बम हमला था, आत्मघाती था, जिसमें कि खुद हमला करने वाले ने अपने को भी उड़ा लिया था। इसके अलावा जब ये वाक़या हुआ तो कराची को में और पूरी दुनिया में इस खबर को लेके पाकिस्तान की बड़ी निंदा की गई कि पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दियों का एकदम केंद्र माना जा रहा है। पाकिस्तान ने अभी हाल ही में भारत में भी पहलगाम में ऐसा वाक़या हुआ था जिसमें काफ़ी लोग मारे गए थे। तब पाकिस्तान ने इसे अपने मना कर दिया था कि ये हमारी साजिश नहीं है, इसमें किसी और का हाथ है। लेकिन अब पाकिस्तान में जो ये हमले लगातार हुए हैं, इससे साफ ज़ाहिर हो गया है कि पाकिस्तान में दहशतगर्द का ठिकाना बन चुका है और वहाँ पर बना हुआ है। और कहीं भी जो अफ़गानिस्तान के दाइश दहशतगर्द हैं वहाँ पूरी तरीके से सरगर्म हैं, और दाइश की तरफ से इस हमले की जिम्मेदारी भी ली गई है। तो इस तरीके से साफ जाहिर है कि पाकिस्तान दहशतगर्दों को पाल रहा है और अब खुद वो उसका शिकार हो रहा है। अब इसमें संयुक्त राष्ट्र की जो दहशतगर्दी के खात्मे को लेकर कमेटी है, उसकी मुखिया ने ये बात कही थी कि जिस तरीके से अफगानिस्तान में दाइश और दूसरे संगठन, आतंकवादी संगठन सक्रिय हैं, वो पूरी दुनिया के लिए खतरा है। उनके इस बयान के आने के फ़ौरन बाद ही ये वाक़या पाकिस्तान में पेश आया है। तो इस तरीके से जिस तरीके वहाँ पर दहशतगर्दी के संगठन चल रहे हैं, ठिकाने हैं, उनके खात्मे के लिए संयुक्त राष्ट्र ने साफ साफ इशारा किया है और साफ ये कहा है कि ये पड़ोसी मुल्क यानी अफ़गान से सटा जो पाकिस्तान है, ये वहाँ पनाह लिए हुए हैं। तो अब ये साफ ज़ाहिर है। इसके अलावा भी ये कहा गया है कि जब अफ़गानिस्तान में अमेरिका गया था वहाँ की सरकार बनवाने के लिए, वहाँ जो इतना ज़्यादा जुल्म वो हो रहा था, तो वहाँ की सरकार बनाने के वक्त पाकिस्तान अमेरिका ने बीच बचाव करने के बहाने अपने कठपुतली सरकार बनाई थी और फिर उसके बाद वहाँ से वो चला आया था। लेकिन अमेरिका के आने के बाद वहाँ पर तमाम फ़ौजी जो असलहे थे वो छोड़ दिए गए थे। तो ये अब बताया जा रहा है कि यही फ़ौजी असलहे अब जो है अफगानिस्तान के दहशतगर्दों के लिए ईंधन बन गए हैं और भी आगे चल करके ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। तो इस तरीके से जो पाकिस्तान ने दूसरे मुल्क को अभी निशाने पर लेता है, यानी अभी जो पाकिस्तान में हमला हुआ उसके लिए वो भारत पर की तरफ कहने लगा कि वहाँ से सीमा पार से ही हो रहा है। अब बताइए कि इस तरीके से जो हमले हो रहे हैं उसमें सीधी तौर पर पाकिस्तान घिरता नज़र आ रहा है। उस पर वहाँ की आवाम भी अब ये सवाल करने लगी है कि हमें महफूज रख पाना में अब सरकार पूरी तरीके से नाकाम है। इसी तरीके से ईरान और अमेरिका की बातचीत को लेकर के अभी जो बात सामने आई है, उस पर भी तमाम तबसरे किए गए हैं। लेकिन ईरान के ख़िलाफ़ जो अमेरिका का रुख है वो काफ़ी ख़तरनाक है और शुरू से ही अखबारों ने उस पर तमाम तरीके के अपने तबसरे किए हैं। इसमें एक अखबार ने जो है ये लिखा है कि लो आप अपने दाम में सयाद आ गया। लो आप अपने दाम में सयाद आ गया यानी शिकारी खुद अपने जाल में फंस गया है। या इस पर तबसरा करते हुए अखबारों ने लिखा है कि जिस तरह से अमेरिका ने ईरान में हमला करने के लिए ठान रखी है और उसे तरह तरह से धमका रहा है
कि वो न्यूक्लियर समझौता हमसे परमाणु समझौता करे, नहीं तो हम उस पर हमला कर देंगे। और उसने अपना वहाँ पर अब्राहम लिंकन नाम का वो बेड़ा भेज दिया था, और उसके अलावा और दूसरा बेड़ा भी रवाना किया था। बार बार कहता था कि जितनी देर करेगा ईरान उससे बड़ा नुकसान होगा, लेकिन ईरान ने भी ठीक सीधे सीधे तौर पर डोनाल्ड ट्रंप को ये समझा दिया कि अगर तुम हमला करोगे तो हम उससे बड़ा हमला करेंगे, और तुम्हें बता देंगे कि आपके हमले में ईरान से तुम्हें कितना बड़ा नुकसान होगा। तो कहा जा रहा है कि जबकि जो है ईरान के अंदर अब ऐसे फौजी जनरल मौजूद है जिन्होंने ये ठान लिया है कि अगर ईरान हमला करता है तो अब हम भी वही हमला करेंगे। यानी जब तक जान नहीं जाएगी अमेरिकनों की, तब तक जो है अमेरिका ये नहीं समझेगा कि ईरान को धमकाना और उस पर हमला करना आसान नहीं है। तो बहरहाल अभी भी जो बातचीत हुई है उसमें भी ये बात हुई है कि अभी कोई हमला नहीं होगा, डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया है। लेकिन ये कि डोनाल्ड ट्रंप ये बात बार बार बात कह रहे हैं कि ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाना चाहिए और ना हम बनने देंगे। उधर ईरान बार बार ये कह रहा है कि अगर परमाणु हथियार बनाना न बनाना हमारा अपना खुद का फैसला है, हम किसी के दबाव में ये बात मंजूर नहीं करेंगे, और हम हमला होता है तो हम उसके लिए तैयार हैं। तो अब इस तरीके से दोनों मुल्क के बीच तनाव बना हुआ है, लेकिन जो अभी बातचीत के लिए मीटिंग वो अभी एक दौर की ओर होना है। और उधर डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये कह रहे हैं कि हमें लगता है कि दूसरे राउंड की बैठक में सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ईरान जो है वो ये समझ रहा है कि ट्रम्प जो है वो छल और उससे कपट से बात कर रहे हैं, ज़बरदस्ती कह रहे हैं कि ईरान मेरी बात मान गया है और हम न्यूक्लियर पर कोई भी समझौता नहीं करेंगे। इसके अलावा देश के हालात पर उर्दू अखबारों ने तमाम मसलों पर चर्चा की है। इसमें एसआईआर है, और जो पिछले दिनों पार्लियामेंट में हंगामा हुआ उसको लेकर के, और इसमें ख़ास तौर से लोकसभा स्पीकर को लेकर के जो अभी अविश्वास अविश्वास प्रस्ताव आया है, अदम एतमाद की तहरीक जो आई है उस पेश किया गया है, उस पर अखबारों ने काफ़ी तबसरा करते हुए लिखा है कि जिस तरीके से ओम बिरला लोकसभा में हुकूमत के मेंबरों को, सदस्यों को, सत्ता पक्ष के सदस्यों को तरजीह देते हैं या उनको ज़्यादा अहमियत देते हैं, और उससे कांग्रेस और दूसरे दल के लोगों को अख्तियार नहीं देते बोलने का। और राहुल गांधी के बोलने को ही लेकर के ये हंगामा शुरू हुआ है। आपको बता दें कि बजट धन्यवाद प्रस्ताव को लेकर के जब ये चर्चा शुरू हुई थी तो राहुल गांधी ने जैसे ही अपना भाषण शुरू किया तो उन्होंने पूर्व सेना अध्यक्ष के एक किताब का हवाला देते हुए चीन की वो बात कहना शुरू की जिसमें कि चीन के टैंक भारत की तरफ बढ़ रहे थे। वो उन्होंने कहा कि ये वो किताब है जिसमें पूर्व सेना अध्यक्ष की तरफ से ये लिखा गया है कि भारत में एक ऐसा समय आया जब मैंने प्रधानमंत्री और सेना उसे रक्षा मंत्री और सेना के जिम्मेदारों से बातचीत की कि ये चीन का रुख जो है ठीक नज़र नहीं आ रहा भारत के लिए, तो इसमें क्या करना चाहिए। तो लगभग 2 घंटे तक मुझे कोई जवाब नहीं दिया गया। उन्होंने जैसे ही ये कहना शुरू किया बस हंगामा शुरू हो गया, सत्ता पक्ष के लोग खड़े हो गए, राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया। तो इस तरीके से अभी भी लोकसभा की बैठक चल नहीं पा रही है और लगातार उसमें व्यवधान बना हुआ है। और कल तो उसमें बैठक में बताया जा रहा है कि ओम बिरला ने आना भी बंद कर दिया है, क्योंकि उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। अविश्वास प्रस्ताव ही नहीं बल्कि कांग्रेस के लोगों ने कहा है कि इनको हटाने की मांग की गई है इस प्रस्ताव में सीधे सीधे, कि इनकी जगह कोई और हो। अब इस प्रस्ताव पर फिलहाल तो लोकसभा के सदस्यों ने जो कि विपक्ष में है किया है, लेकिन उसमें ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के लोगों का अभी दस्तखत नहीं है, जिसको लेकर के ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि वो समय दे दिया है स्पीकर को कि अगर बात बन जाती है, माफीनामा आ जाता है कहीं से, इस प्रस्ताव की ज़रूरत नहीं आएगी। वैसे सियासी हलकों में बात कही जा रही है कि अगर लोकसभा स्पीकर या प्रधानमंत्री खुद जो नेता सदन है लोकसभा में अगर इस बात को कह दे कि भाई सभी सदस्यों को बोलने का बराबर का अधिकार है, और जिसको कोई शिकायत है तो उसके लिए वो अगर क्षमा याचना करें तो शायद ये प्रस्ताव वापस आ सकता है और सदन फिर से चल सकता है। तो अब लोगों को ये इंतज़ार है कि अविश्वास प्रस्ताव ओम बिरला जी जो लोकसभा स्पीकर उनके खिलाफ आया है तो इसमें क्या होगा। तो फिलहाल तो 14 दिन के बाद ही इसमें कोई बैठक होगी जिसमें ये फैसला वोटिंग होगी कि प्रस्ताव पास होता है, प्रस्ताव गिर जाता है। जो भी हो, फिलहाल मुश्किलें बढ़ गई हैं अब भाजपा की भी, कि भाजपा के पास इतने सदस्य हैं कि नहीं हैं, क्योंकि उनके पास जो है वो बैसाखी की सरकार है जिसमें कि आपके नीतीश कुमार और दूसरे दल के लोगों के साथ उनका
वो चल रहा है। तो अब ये इसमें वो लोग भी वोटिंग करेंगे कि नहीं करेंगे, तो अभी उसमें कुछ कहा नहीं जा सकता। बहरहाल ये तो कहा ही जा रहा है कि अब लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को ये बात समझ में आ गई है कि अगर हमने अपना ये रुख बरकरार रखा तो विपक्ष हमें भी नहीं बैठने देगा। तो अब फिलहाल उन पर जो है एक तलवार लटक रही है उनके हटाए जाने को लेकर के। खैर, अब ये बड़ा लोगों को इंतजार रहेगा कि इसमें क्या होता है। इसके अलावा आसाम में चीफ मिनिस्टर विश्व शर्मा की मुस्लिम विरोधी अकलियत दुश्मनी को लेकर के अखबारों ने काफ़ी तबसरे किए हैं। उसमें कहा है कि चीफ मिनिस्टर आसाम मुसलमानों को बहाने बहाने से सताने और उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बात करते रहते हैं, जो कि संविधान के खिलाफ है। उन्होंने संविधान की शपथ ले करके कि बिना किसी भेदभाव के सारे समुदाय और सबके लिए काम होगा। और हमारे देश के प्रधानमंत्री खुद कहते हैं सबका साथ सबका विकास। तो जो इस वक्त विश्वा शर्मा की फोटो और उनके वीडियो सामने आ रहे हैं, उसमें अभी हाल ही में दिखाया गया कि वो बंदूक मुसलमानों को ताने हुए, और उन्होंने उनकी एक स्पीच है जिसमें ये दिखाया गया है कि वो साफ साफ कह रहे हैं कि मियाँ लोगों को सताओ, क्योंकि अगर सताए जाएंगे तभी उनको इतना सताओ कि रात छोड़ के भाग जाएं, और जब सताओगे तभी ये रात छोड़ेंगे। मतलब उनकी ये अपनी सोच है। तो इस तरीके की जो कि वो कह रहे हैं कि ये मुसलमान जो है ये बांग्लादेशी घुसपैठी हैं, तो भाई वो अगर घुसपैठी हैं तो उनको आप पकड़ करके बाहर कर दीजिए। लेकिन ये उसके आड़ में पूरे समाज, मुस्लिम समाज को जिस तरीके से बदनाम किया जा रहा है, फर्जी वीडियो फर्जी बातें कह के, वो बहुत अफसोसनाक है और शर्मनाक है। तो अखबारों ने इसकी बहुत सख्त मजम्मत की है। तो दोस्तों, इसी के साथ दीजिए इजाज़त, फिर होंगे आपसे रूबरू। आदाब, नमस्कार।